स्वागत है दोस्तों आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो जैक बोर्ड क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड का पहला मॉडल प्रश्न पत्र पढ़ने वाले हैं। और ये जैक बोर्ड का जो मॉडल प्रश्न पत्र है ये JCERT ने जारी कर दिया है सभी विषय के लिए एक सेट। इसमें आपको कुल 40 प्रश्न बताने वाले हैं और इसके लिए समय आपको एग्जाम में 1.5 घंटा दिए जाएंगे और कुल 40 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो देखिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोला गया है। निम्न में किन राशियों का SI मात्रक समान होता है। दोस्तों आपको पता होगा हम ये वीडियो क्लास में भी पढ़ाए हैं कि चाल का जो SI मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है और वेग का भी SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो वो कौन सा राशि है जिसका SI मात्रक समान होता है, तो कौन है, चाल तथा वेग। इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। दोस्तों निश्चित दिशा में, किसी खास दिशा में जो तय की गई दूरी होता है ना, वो कौन करता है, वेग करता है। कौन करता है, वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेग का SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है वेग का SI मात्रक, मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं इस यंत्र को दोस्तों, ओडोमीटर। याद रखिएगा कि गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो तय की गई दूरी को भी मापता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओडोमीटर होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला गया है। ठीक है, यदि पिंड का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रेखिक संवेग होगा। दोस्तों पिंड का जो रेखिक संवेग होगा वो दुगुना हो जाएगा जब हम वेग को आधा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो वस्तु A और B के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 34 kg हो। दोस्तों जिस वस्तु का जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसका उतना ही जड़त्व अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए B का जड़त्व ज़्यादा है और A का जड़त्व कम है, तो B का जड़त्व A के जड़त्व से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का भी नियम कहा जाता है। दोस्तों न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा कि न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे, 3 नियम, प्रथम द्वितीय और तृतीय नियम। तो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है और न्यूटन के गति के प्रथम नियम से हमें बल की भी परिभाषा मिलती है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, तो ये प्रथम नियम को कहा जाता है, न्यूटन गति के प्रथम नियम। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, तो संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि चंद्रमा पर जो भार होता है वो पृथ्वी के 1/6 गुना होता है। ठीक है, तो देखिए 60 kg द्रव्यमान है मनुष्य का भार, यानी यहाँ गुना देंगे 60। ठीक है, और गुना देखिए जी का वैल्यू कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। 6 से 60 काटिए 10 बार में, 10 से 10 गुना कर दीजिए, कितना होगा 100 न्यूटन, यानी ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो दोस्तों यदि हम कोई भी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार, अगर कोई भी वस्तु है उसकी दूरी को आधा करेंगे तो उसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, 4 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है। दोस्तों आपको पता होगा कि ध्वनि तीनों माध्यम में गुजर सकता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में। द्रव को तरल भी बोलते हैं, यानी ठोस, तरल और गैस, यानी इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा। और आपको ये भी पता होगा कि ध्वनि सबसे तेज गति ठोस में गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण। तो दोस्तों वायु में ध्वनि तरंगे जो होता है वो अनुदैर्घ्य तरंगे का उदाहरण। किसका उदाहरण, अनुदैर्घ्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, मानव श्रवण की श्रेय प्रास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है, कितनी होती है। ये मनुष्य का जो श्रवण की श्रेय प्रास होता है वो 20 Hz से 20,000 Hz होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 20,000 Hz होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी यहाँ रॉन्ग है। यहाँ पे 20,000 Hz कर लीजिए आप लोग, ऊपरी सीमा 20,000 Hz होगा। ठीक है, 20,000 Hz। नेक्स्ट क्वेश्चन
दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? विसरण। विसरण में दो पदार्थ मिलता है तभी तो आपके पास उसका गंध पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 273.16 के होता है इसका राइट आंसर, ठीक है। और अगर सेल्सियस में पूछता तो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? दोस्तों नमक को नहीं कर सकते, तेल को नहीं कर सकते, जल को भी नहीं कर सकते, तो कौन होगा? ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस। संपीड़ित मतलब होता है दबाना दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन यौगिक का उदाहरण है? लोहा, याद रखिएगा, लोहा का जो संकेत होता है वो Fe होता है। पीतल का होता है क्या होता है? Cu, है ना, यहाँ पर Cu याद रखिए। जल H2O होता है और तांबा क्या होता है? जल H2O होता है, तांबा का भी Cu होता है, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा कि कौन यौगिक का उदाहरण है, तो जल एक यौगिक है, क्योंकि ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, है ना। H2 होता है ना, H प्लस O2 से मिलके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि पीतल किस धातु का मिश्रण है? तो देखिए दोस्तों, पीतल किस धातु का मिश्रण है, इसके लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक दे रहा हूँ, पिताजी, ठीक है, याद रखिएगा इसका ज़बरदस्त ट्रिक, पिताजी। तो पिताजी से क्या याद रखेंगे? देखिए क्या याद रखेंगे, ता से तांबा याद रखिए, ठीक है, ता से तांबा और जी से जिंक याद रखिए, ठीक है। तांबा प्लस जिंक, तो तांबा को क्या बोलते हैं? Zn, और जिंक को क्या बोलते हैं? सॉरी, तांबा को Cu बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, जिंक को Zn। यानी पीतल किस धातु का मिश्रण है? कॉपर प्लस जिंक, यानी Zn प्लस Cu। ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन होता है कि जो पदार्थ दोबारा नहीं मिलता, एक बार यूज किए दोबारा नहीं मिल सकता है, उसको रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम उसको बना सकते हैं। तो देखिए, जल को बर्फ में बदलना, ये भी बना सकते हैं। भोजन का पचना, एक बार पच के क्या दोबारा भोजन मिलेगा? नहीं। तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन बी सही होगा। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो Na2O है। कौन है? Na2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा कि जल का जो सूत्र होता है क्या होता है? H2O। अब देखिए यहाँ से हम मोल कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, लेकिन उसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 1। देखिए यहाँ पर कितना लगा हुआ है? 2, तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, लेकिन उसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 16। तो देखिए 16 और 2 एकम 2, 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। इस 36 ग्राम को 18 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा? 18 दूनी 36। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, C2H2 मौलिक द्रव्यमान क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, उसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 12, है ना। तो उसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 12, ठीक है। लेकिन इसमें पहले से कितना लगा हुआ है? परमाणु 2 लगा हुआ है, तो 2 से गुना कर दिए, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1, लेकिन द्रव्यमान संख्या भी उसका 1 ही होता है, तो पहले से 2 लगा हुआ है और यहाँ से 1 गुना कर दीजिए। तो देखिए 12 दूनी 24 और 2 एकम 2, तो 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26। तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा? 26। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो J.J. थॉमसन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा? दोस्तों आपको पता होगा, अगर परमाणु द्रव्यमान पूछता है तो A बराबर P प्लस N का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन यहाँ परमाणु संख्या पूछा है, तो आपको ये पता होगा कि जो परमाणु संख्या होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संख्या 11 है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 11। परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन परमाणु के समान नहीं होंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? न्यूट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक कोशिक जीव है, यानी एक कोशिकीय जीव कौन है? तो अमीबा है एक कोशिकीय जीव, ठीक है, याद रखिएगा, एक कोशिकीय जीव अमीबा, जिसमें एक ही कोशिका होता है, एक ही कोशिका द्वारा सारा प्रोसेस के अंदर में होता है, ठीक है। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी उपकरण। याद रखिएगा कि लाइसोसोम जो होता है ना, इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है और इसका निर्माण गोल्जी उपकरण में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो ये परासरण के द्वारा होता है दोस्तों, परासरण, याद रखिएगा, परासरण।
पौधों के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो पौधों के शीर्ष में जो उत्तक पाया जाता है वो विभेदोत्तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। इसका सही आंसर क्या होगा? प्लाज्मा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित है, दूध उत्पादन से। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रबी फसल का उदाहरण है? तो दोस्तों रबी फसल का उदाहरण चना होगा यहाँ पर। ठीक है, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या होगा? उसकी कोशिका संरचना। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। व्हेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिए, व्हेल एक प्रकार का मछली है जो स्तनपायी से संबंधित है। ठीक है, स्तनपायी वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक ऊष्मा के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? दोस्तों वैश्विक ऊष्मा जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग भी, इसके लिए जो जिम्मेदार गैस होता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 गैस। ठीक है, CO2 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा? तो देखिए जल प्रदूषण से हैजा तो होगा ही, जल में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगा, फेफड़े से संबंधित रोग भी होगा, तो जल के तापमान में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जल के तापमान में परिवर्तन नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? असंक्रामक रोग किसको बोलते हैं? जो एक दूसरे से फैलता नहीं है। तो देखिए खांसी जुकाम सर्दी इसमें वायरस होता है, ये संक्रामक रोग है, ये फैलता है। हैजा भी फैलेगा, कालाजार भी फैलेगा, लेकिन रातौंधी किसी से फैलता नहीं है, ये संक्रामक रोग नहीं होता है, यानी ये असंक्रामक रोग है। ठीक है, ये कैसा रोग है? असंक्रामक रोग, ये कभी किसी से फैलता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक रोग का उदाहरण है? तो दीर्घकालिक रोग कौन है दोस्तों? टीबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जीवाणु निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? दोस्तों जीवाणु की बात करें तो ये मोनेरा वर्ग में आता है। ठीक है, मोनेरा के वर्ग में आता है। दोस्तों अगर वीडियो से कुछ सीख मिल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।